सबसे पहले बात करते हैं गांव की। गांव जब बसा होगा, एक अनुमान, कभी कभी हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा कि ये जो गांव है ये किसने बसाया होगा, कैसे बसा होगा। ये तो बहुत सारे सोचने वाली बात है ना। तुम्हारी क्या थिंकिंग इस बारे में कि गांव कैसे बसा होगा? कोई आके रहने लगा, फिर उसके पास और रहने लगे, फिर उसने अपने को और बुला लिया। इस तरह देखो क्या होता है, प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की। तो मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, आदि मानव। अभी हम इन जानवरों को देखते हैं ना, आप मैक्सिमम जानवर चाहे पक्षी देखो झुंड में रहते हैं। पक्षियों का भी देखना, झुंड का झुंड एक साथ उड़ के जाता है, झुंड का झुंड रहता है। वैसे जानवरों का भी रहता है। जो जानवर रहते हैं ना जंगल में, ये ग्रुप के साथ रहते हैं, 10-12 का झुंड रहता है। तो ऐसे प्राचीन काल में जब आदि मनुष्य थे ना, ये भी ऐसे झुंड के झुंड रहते थे, ग्रुप वाइज। तो वो अपना झुंड, उसके हिसाब से झुंड में एक जो हैवी होता था, जो उनकी रक्षा किसी अदर्भ से कर ले, जैसे कि जंगली जानवरों से। पहले भय तो ये होता था जंगली जानवरों का। दूसरा, कभी दूसरे झुंड से कभी किसी कारणवश लड़ाई हो गई तो उसका एक झुंड का सरदार हुआ करता था। ठीक है, ऐसे ये नेतृत्व की क्षमता आज से नहीं, ये प्राचीन काल से सदियों से चली आ रही। भारत को सनातन क्यों कहते हैं? कभी पता है वो सनातन? क्योंकि भारत आज का नहीं है, युगों युगों से है। वो लोग गलत पढ़ाते हैं आपको कि वास्को डी गामा ने 1491 में कालीकट तट आया था, भारत की खोज की थी। गलत है ये। भारत की खोज उसने नहीं की, भारत तो पहले का है भाई, वो भारत आया था ना। ये बात सही है कि वो भारत आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने भारत की खोज की। भारत तो उसके बाप दादा भी मर गए होंगे ना, उससे पहले का है। तो भारत तो युगों युगों से चला आ रहा, हम इसको तो कोई जुटला नहीं सकता कि भारत सनातन है। इसलिए तो बोलते हैं भारत एक सनातन है। और इसके जो धर्म की बात करते हैं, जैसे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये भी सनातन चला रहा काफी प्राचीन काल से। तो ये जो मनुष्य है ये ऐसे रहते थे झुंड में। झुंड में के साथ फिर घुमक्कड़ टाइप थे, घूमते फिरते, आखेट करते, अपना भोजन और अपना जीवन यापन करते। मूल रूप से इनका पहले एक ही काम था, शिकार करना और अपना जीवन यापन करना। खेती तो बहुत बाद में करने लग गए। खेती तो जैसे जैसे बोलते ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी कि क्या होता है कि इनके खाने की समस्या धीरे धीरे कम पड़ने लग गई। सपोज दैट शिकार कर रहे और खा रहे, लेकिन मान लो कि इनके सामने ऐसी विषम परिस्थिति आई होगी कि बरसात हो रही। पहले बरसात भी ज्यादा होती, बरसात हो रही लगातार 4-5 दिन 8 दिन तक बरसात हो रही। और ये लोग रहते थे गुफाओं में, जो आज आपको गुफाएं देखने को मिलती है ना, कहीं अब कोलवी की गुफा है, चाहे इधर धर्मराजेश्वर जाते हैं, या बहुत सारे पर्वतों पे जो बने हुए हैं, ये मनुष्यों ने बनाए थे इनके सुरक्षित स्थान पे रहने के लिए। तो ये उनमें रहते थे। अब मान लो कि उसमें रह रहे और लगातार पानी गिर रहा, बहुत ज्यादा पानी भरा गया, बाढ़ जैसी स्थिति, तो उस कंडीशन में क्या खाएंगे? तो इन्होंने फिर भोजन का संग्रहण करना शुरू कर दिया, मतलब भोजन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऐसी चीजें जैसे फल फ्रूट, इनको ये सुखा के रखने लग गए। अदर मौसम में उसको खाते हैं, जैसे बरसात का मौसम है। कई बार गांव में भी ये आपने देखने को मिला होगा कि बरसात के मौसम में ऐसे लोग पहले से रखा चने वने जला के वगैरह रखते हैं, तो बरसात पानी के टाइम पे खाते हैं पट्टे बैठे बैठे। ये परंपरा आज की नहीं है, ये प्राचीन काल की चली आ रही है। और उनका खाना इसलिए था क्योंकि वो दूसरा खाना नहीं खाते थे, उनका तो भोजन यही था, संग्रहण करके रखते थे। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे, पहले तो ये घुमक्कड़ टाइप के थे, घुमक्कड़ के बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे सुधार हुआ, फिर ये घूमते घूमते फिर स्थायी रूप से किसी किसी स्थान पर रहने लग गए, जगह जगह, जैसे जनसंख्या इनकी बढ़ती गई और ये रहने लग गए। तो जो पहली बार लोग रहे थे उस स्थान को जनपद कहा गया था, जहां पहली बार लोगों ने प्रारंभ करा। फिर ये जनपद धीरे धीरे बढ़ा, तो ये धीरे धीरे गांव में कन्वर्ट हो गया। बहुत पास ले आया मैं आपको गांव में। अब ये गांव तो बना, लेकिन गांव से फिर उन्नति की दर रुकी नहीं है। आज हम 21वीं सदी के दौर में चल रहे हैं। आज जो उन्नति है ये तो इनने बेचारों ने सोची भी होगी, पर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इसमें उन्नति बढ़ती गई तो गांव बदला, काय में बदला, शहरीकरण में या शहर में।
तो जब शहर हुआ तो इसके बीच में काफी लंबा अंतराल है और बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ होगा। तो जो शहर, गांव से शहर बना, तो शहर बनने की जो बीच की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे शहरीकरण। समझना, गांव था, गांव से शहर बनने के लिए ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल 10 साल में बन गया, लंबी प्रोसेस है। इसके बीच में 100-200 साल का अंतराल भी हो सकता है। तो गांव से शहर बनने के लिए क्या हुआ होगा? जो शहर की जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का होना जो शहर की विशेषता बताती है। अगर मैं आपसे कहूं शहर किसे कहते हैं, तो आप शहर की विशेषता बताओगे मुझे कि शहर ऐसा होता है, जैसे कि उसमें अच्छी सड़कें होती है, नालियां होती है, बाजार होता है, मकान की स्थिति के बारे में बताओगे, पक्के मकान होते हैं, पास पास में होते हैं। जो आपने शहर में देखा वही बताओगे। गांव के बारे में पूछूंगा तो गांव में जो आपने महसूस किया देखा वो बताओगे। तो ये गांव से शहर बनने में काफी लंबा प्रोसेस लगी होगी। ऐसा तो नहीं है कि इसके बीच में संसाधनों का दोहन भी हुआ होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये प्रोसेस होती है, तो ये कहलाती है शहरीकरण। बार बार यूज करूंगा मैं, शहरीकरण हुआ। तो आपके दिमाग में ये वर्ड होना कि शहर नहीं था, शहर बनने की प्रोसेस में चल रहा था, कार्य प्रगति पे था। जैसे विकसित और विकासशील में अंतर होता है। विकासशील मतलब वो विकसित की ओर अग्रसर है, तो इसमें कार्य प्रोसेस में हो और उसमें संसाधनों का दोहन भी हो रहा है। लोग क्रियाशील हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये चीज इसमें आएगी। तो शहर बनेगा तो नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा, बाजार लग रहे हैं, अभी कंप्लीट बाजार नहीं लग रहे, मतलब नई नई कॉलोनियां बन रही, लोग आके बस रहे, लोगों को रोजगार मिल रहा, मतलब वो कार्य प्रोसेस में है। अब ये जो शहर बना, शहर के बाद ये महानगरों में कन्वर्ट हो गए। और शहर की बात हम बात करते हैं, सभ्यताओं की बात करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि भारत में सभ्यता नहीं है या फिर किसी चीज की बहुत सारी कमियां बताते हैं, उन्हें अभी पता नहीं है कि भारत जो दुनिया में, जो चीज दुनिया में आज देखने को मिल रही है, हजारों लाखों साल पहले, हजारों साल पहले हम बात करते हैं, भारत ने करके छोड़ दिए। आप सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ो, दुनिया के अच्छे अच्छे नगर फैले उसके सामने। दुनिया में लोगों ने सोचना प्रारंभ नहीं करा था, वहां हमने छोड़ दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन सभ्यता है और बहुत अच्छी चीजें उसमें हमें पढ़ने को मिलेगी इतिहास के अंदर। तो जहां दुनिया ने, ये जो आज दुनिया नवीन टेक्नोलॉजी की बात करती है, चीजें बात करती है ना, ये भारत में पहले की जो ऋषि मुनि है उन्होंने करके छोड़ दिया। कई बार मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब भी आप ऐसे आलतू फालतू दोस्त रखते हो या फिर कभी डिप्रेशन में होते हो, टेंशन में होता ना, इससे तो किसी एक अच्छे व्यक्ति की पुस्तक पढ़ लिया। मेरा यही मानना है कि जब भी अगर तुम प्रॉब्लम में हो, तुम्हें लगे कि यार मेरा मूड खराब है या मैं किसी गलत डिसीजन लेने की कगार पे हो, उस समय एक अच्छी किताब पढ़ो, किसी भी कोई सी भी किताब राइटर की लो और उसको पढ़ो, उसमें आपका सोल्यूशन निकल जाए। ये आप महाभारत की बात कर ले, गीता की बात कर ले, रामायण की बात करें, ये ऐसे ही बनी हुई है। आप सोचो, रामायण में इतने खंड है, महाभारत में इतने खंड है, इसको लिखा होगा इन ऋषियों ने। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, महर्षि थे, और इन्होंने उस समय की घटनाओं का इन्होंने वर्णन करा। ये कितनी % सत्य है, पर इनको असत्य नहीं कह सकते। ये भी तो नहीं कह सकते कि असत्य है, लेकिन मैक्सिमम 99% ये सत्य घटनाएं। असत्य को कब हुई कि इनके रूप निकाल दिए। जैसे हम रामायण बात करें, रियल रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, है ना। उसके बाद आज भारत में 200-300 रामायण है चलन में, हर अलग अलग भाषा की, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग रामायण है। तो उन रामायण को जो निकाला, तो मूल रामायण से इन्होंने कॉपी पेस्ट करा। तो कुछ ने क्या करा, उस बात को, एक व्यक्ति होता है ना कि एक अपनी तरह नॉर्मल बात करता है, कुछ व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए थोड़ा नमक मिर्ची मसाला डाल देता है। बस इन्होंने क्या करा, थोड़ा बहुत संशोधन करके उसमें वो मिला के ने अपनी अपनी तरीके से प्रस्तुत किया। अगर हम दक्षिण भारत की रामायण पढ़ेंगे तो उसमें रावण को बहुत अच्छा बता रखा, बहुत अच्छा। कई बात अगर हम राम की बात करेंगे तो राम के जहां पर उनका ससुराल था, तो अब ससुराल की बात करते हैं तो वहां पर आज भी राम को गालियां देते हैं वहां पे लोग, पर वो ऐसे नफरत से नहीं, प्यार से। पहले क्या ऐसी प्रथा भारत में थी कि अगर जमाई आता था तो औरतें उनको गालियां देती थी, मतलब वो गीत गा के उनको, मतलब ऐसे वो अपमान नहीं होता था, मतलब उनको वो प्रेम ही होता था, पर वो प्रेम गालियों में प्रकट किया जाता था, समझ रहे हो। तो वो
ऐसे ही राम जब उनके ससुराल हैं जाकर, वहां पर वो जाते हैं तो वहां पर लोग उनको इस तरह से गालियां देते हैं, ऐसे पर्व मनाते हैं और पर्व में फिर वो इस तरह से मनाते हैं। तो ये अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया। तो ये ऐसा हुआ, समय के अनुसार इसमें चेंज होते रहे, बदलते रहे। ठीक है, तो ये परिवर्तन आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। परिवर्तन समय की मांग होती है और ये चलता है। जैसे हम आज बात कर रहे हैं, आज हम जिस स्पीड के दौर में जी रहे हैं, 4G 5G स्पीड है, ये स्पीड यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। आज हम 5G में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो जरूरी नहीं है कि 5G के बाद ये स्पीड यहीं रुक जाएगी, ऐसा हम मान नहीं सकते। आने वाले समय में और इतने बड़े बड़े और आविष्कार हो जाएंगे जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की, है ना। तो ये चीजें परिवर्तन होता रहता है। अब ये परिवर्तन होने का मूल कारण यही होता है, लोगों का एक दूसरे से संपर्क में जुड़ना। हम उस समय की बात करते हैं तो उस समय के लोगों को ये पता नहीं था कि दुनिया गोल है, ये पता नहीं था कि दुनिया में और भी लोग हैं और भी देश है। जैसे मैंने कहा, आदि मनुष्य कहाँ रहते थे? जंगलों में, एक कबीले टाइप। अब इतनी बड़ी धरती पर अगर एक कबीला यहाँ रहता है तो इसको थोड़ी पता है कि दुनिया में एक हमारे जैसे और लोग यहाँ हैं, क्योंकि इनका आवागमन ज्यादा से ज्यादा 5-10 किलोमीटर के दायरे में ही होता है। इनको इतना ही पता होता है, उस जंगल में रहना, उस जंगल में जानवरों को मार के खाना, वहीं रहना। सपोज दैट, मान लो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर एक टाइगर है, उसको थोड़ी पता है कि मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वहां पर भी मेरे भाई एक और है मेरे जैसा। उसको नहीं पता, क्योंकि उसको तो वही जिस जहां तक दायरे में पता है उसको वही पता है। ठीक उसी प्रकार आदि मनुष्य जिस जंगल में रहते थे, जहां रहते थे, उनको यही पता था। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर भी नहीं थी, इतनी सोचने की क्षमता भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये धीरे धीरे, अब ये मान लो ये ग्रुप घूमता घूमता, जैसे यहाँ पर इन्होंने इस इलाके के जंगल में जानवरों को सट्टा दिया, इनके कम पड़ने लग गए, तो ये दूर गए होंगे, जंगल पूरा खाली, दूसरे जंगल में गए और वहां पर इनके जैसे और मिल गए। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा, उन्होंने इनको देखा, इनने उनको देखा, ताकते रहते तुझे सांस। अब क्या आप सोचो क्या प्रतिक्रिया हुई? जब पहली बार दोनों ने आमने सामने एक दूसरे को देखा होगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी? या तो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े होंगे हथियार फेंक के, या फिर भागे होंगे, या फिर उनसे बात करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे उस जमाने में। आज भी होता है ना, मान लो कि हम तमिल तेलुगु कोई मिल गया हमें और हमको उससे, तो अब हम उससे क्या बात करेंगे? पता नहीं वो क्या बोलेगा, और हम अच्छा बोल रहे वो गलत समझ रहा, वो कहीं ना बात होता है ऐसा कभी कभी। मान लो कि अगर कोई अदर लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति मैं यहाँ बुला लूं, यहाँ खड़ा कर दूं और वो बोले, तो जाहिर सी बात है कि उसके बोलने से तुम हंसोगे, है ना। अब तुम्हें इसलिए हंस रहे कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसको ऐसा इंसल्ट फील होगा कि यार ये मेरी सब हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसा इनके साथ भी होता होगा जब पहली बार मिले होंगे। तो जब पहली बार मिले होंगे तो या तो इन्होंने एक दूसरे को फाइट करी होगी या फिर भागे होंगे, है ना। तो ऐसा बार बार होता होगा, फिर धीरे धीरे दोस्त बन गए होंगे। तो ऐसा अब फिर इनको फिर थोड़ा दूर जाके दूसरा तीसरा ग्रुप मिला होगा। अब यहाँ की प्रतिक्रिया चेंज है, यहाँ पर समझ गए कि जैसे वो मिले थे ऐसे ये है। समझ, पहली बार मिलते तो प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी होती, दूसरी बार में समझ गए कि ये भी हमारे भाईबंद है कोई। तो ऐसे धीरे धीरे इनका संपर्क बढ़ा, ठीक है। तो ऐसा संपर्क दुनिया में देशों का इन लोगों का होने लगा, धीरे धीरे बढ़ता गया, और फिर ऐसे इनके गांव भी बसे। तो ये धीरे धीरे फिर ऐसे शहर में कन्वर्ट हुआ, और इस प्रोसेस को काफी साल लगेंगे। तो शहर बनेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? शहर बनेगा तो नए नए कॉलोनियों का निर्माण होना। अब मान लो बुंदेलखंड शहर बनाते हैं तो बहुत कुछ चेंज होगा, बड़े हाईवे निकालना पड़ेगा, ठीक है, हाईवे निकलेगा। और शहर बनने की प्रोसेस कब होती है? जब उसमें कुछ चेंज होता है, जैसे उद्योग लग जाए। सपोज दैट अगर यहाँ पर एक उद्योग की स्थापना हो जाए तो ऑटोमेटिक चीजें आना शुरू हो जाएगी। अब उद्योग लगेगा तो उद्योग में काम करने के लिए मजदूर वगैरह सब आएंगे तो उनके रहने के लिए इसके आसपास कॉलोनी कट जाएगी, नहीं वो भी इंजीनियर अच्छे पैटर्न पे, ग्रिड पद्धति पे, ठीक है। इसमें इस उद्योग में काम करने के लिए बाहर से लोग आएंगे, हो सकता है विदेश से आए।
तो विदेश से आए तो वो अपने तरीके से रहेंगे, ठीक है। जैसे कैसे फिर इनको देखकर जब और लोग भी आसपास के क्षेत्र के बार बार आ रहे जा रहे कंपनी में काम कर रहे, धीरे धीरे वो भी छोटा मोटा प्लॉट खरीद के ले लेंगे। तो मतलब यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। साथ में यहाँ पर क्या होगा, हाईवे भी बन जाएगा, क्योंकि उद्योगों में बड़े बड़े वाहन आएंगे जाएंगे, कच्चे माल को ले जाएंगे, निर्मित माल को ले जाएंगे। तो इसमें से भी बहुत सारी चीजों का यहाँ से आवागमन होगा ना। तो यहाँ पर हाईवे बन जाएगा, रोड अच्छे बन जाएंगे। रोड अच्छे बन जाएंगे तो कुछ लोग तो रोड पे प्रिय होते हैं, साधन प्रिय मतलब अच्छी कारें चलाना, अच्छे वाहन चलाना, या फिर परिवहन, जहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना, सब टाइप के लोग हैं अपने हिंदुस्तान में। किसी को परिवहन से प्रेम है, मतलब यात्रा करने में ज्यादा मजा आता है ना। किसी को धार्मिक स्थल पे घूमने में मजा आता है। तो सबका अपना अपना शौक होता है। तो यहाँ पर परिवहन अच्छा होगा, हो सकता है आसपास के लोग बड़े, जैसे हम ये टुकला नहीं सकते। जैसे मुंबई की आबादी बढ़ी थी, इसका पहला कारण था, एक कारण वो भी था कि जब पहली बार मुंबई में ट्रेन चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी ना, उसके बाद बहुत सारे लोग गए थे वहां ट्रेन में बैठने और वहीं रहने लग गए, इतनी अच्छी लगी मुझे। तो कहने का मतलब एक आबादी बढ़ने के कारण वो भी आता है कि भाई पहली बार ट्रेन चली थी तो लोगों को वो भी शौक था। तो कहने का मतलब परिवहन होगा तो लोगों का वहां पर जमाव ज्यादा होगा। जब ज्यादा लोग रहेंगे तो वहां पर धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट बनेगा, क्योंकि वो बार बार वस्तु खरीदने कहाँ जाएंगे, तो मार्केट बनने लग जाएगा। एक दुकान लगेगी, 2 लगेगी, 3 लगेगी, ऐसे। तो धीरे धीरे मार्केट का निर्माण भी हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट बनेगा तो उनको सुविधाएं बढ़ेगी, सब चीजें हो रही। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर इस उद्योग की वजह से शहर बन रहा, ये जो चीज चेंज हो रही है ना, कॉलोनियां बन रही, लोग आ रहे, जनसंख्या वृद्धि हो रही, संसाधनों का दोहन हो रहा, ये सब चेंज हो रहा, इसको शहरीकरण कहते हैं। तो शहरीकरण जब भी होगा, आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्रिएटिविटी हो रही है, संसाधनों का दोहन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और नई नई चीजें हो रही है। अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं देखना इसमें, अच्छी चीजें हो रही, ठीक है, शहर बन जाएगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैंने भी कहा कि ये कबीले को दूसरे कबीले से मिलाया, वैसे के वैसे। जैसे हमने कहा वास्को डी गामा भारत आया था, अब जब भारत आया वो जा तो कहीं और आया था, भारत गया, तब उसको मतलब व्यापारिक खोज की उसने भारत के, वो व्यापार के उद्देश्य से जा रहा था कि दुनिया ऐसे ढूंढ के आऊं मैं कहीं व्यापारिक देश जहां व्यापार किया जाए। तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। तो खोज, जब वो भारत आया, यहाँ पर घूमा, उसने देखा कि हाँ भाई यहाँ पर व्यापार करना अच्छा है। फिर वो वहां गया और वहां के लोगों को फिर व्यापार करने के सिलसिले में यहाँ लेके आया। इससे पहले क्या भारत का व्यापार नहीं था? हाँ, इससे पहले बहुत सारे आए। हम बात करते हैं भारत का व्यापार अफगान से था, यूनान से था। यूनान के बहुत सारे किस्से सुने अकबर और के समय। अकबर के और यूनान के राजा की तो जमती थी, कभी कभी नहीं भी जमती थी, क्योंकि अकबर था बिल्कुल एकदम ठस दिमाग, पढ़ा लिखा नहीं था अकबर, है ना, लेकिन उसके नवरत्न बहुत अच्छे थे। नवरत्न जानते ना अकबर के, बड़े बड़े 9 ऐसे वरिष्ठ सलाहकार थे जो उसको अच्छी हर चीज में एक निपुण व्यक्ति, और उसमें सबसे चतुर थे बीरबल। तो उनके कहीं भी जहां अकबर फंस जाता, वो जानबूझ के फंस जाता कभी कभी, तो वो उसको सॉल्यूशन निकाल देते थे। तो सॉल्यूशन निकालने का काम करते। एक बार यूनान के राजा को लगा यार अकबर बड़ा चर्चा है, चलो इसकी परीक्षा ले जाए। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या करा, एक पिंजरे के अंदर एक मोम का टाइगर, शेर भिजवा दिया अकबर के यहाँ, और बोला कि इस पिंजरे को बिना खोले आपको बाहर निकालना शेर को। और रख दिया साहब अकबर के सामने। सब टेंशन में कि पिंजरे को बिना खोले शेर को बाहर कैसे निकाले। अब उस टाइम पे वहां थे नहीं अकबर, वो बीरबल, सब देख रहे एक दूसरे के मुंह कैसे निकाले, सोच रहे। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि बीरबल आ गए। अकबर ने की आत्मा खुश हो गई, यार बहुत बढ़िया करा, तो आके इज्जत बचा ले यार, इज्जत का सवाल है। यूनान के महाराज ने भेजा है कि इसको निकालना बाहर, पर पिंजरा नहीं खोलना। तो वो था चतुर, उसने कुछ नहीं करा, एक चिमटा गर्म करा और उसमें फंसा दिया पिंजरे में। तो मोम का था, पिघल के बाहर आके भैया निकाल दिया, ले तेरा टाइगर। तो कहीं ना कहीं इनके बहुत सारी चीजें चलती रहती है। ये चीजें ऐसी नहीं है, सत्य घटना पर भी आते हैं। कुछ तो कहानियां बना रखी है, पर कुछ सत्य घटना पर है, क्योंकि इतनी सारी कहानियां नहीं होती। हम बोलते ना, जैसे मान लो राजवंश कोई अकबर का ही नहीं रहा, इसके बाद इनके बहुत सारे
बेटे भी हुए, उनके किस्से नहीं है, तो उनका नहीं रहा। तो हर चीज हम कहानियों से भी नहीं ले सकते, कुछ चीजें इनकी सत्य चीजें भी थी जो थी। तो अब ये जब दुनिया को पता चला कि भारत भी ऐसा देश है जहां पर व्यापार संभव है, ऐसे दुनिया को फिर पता चलना चाहिए। फिर देशों में इनके संपर्क बढ़ा तो फिर इनका व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ा तो बहुत चीजें चेंज होने लगी। क्योंकि पहले हम, जैसे हमने कहा, ये कबीला था, तब ये अपने हिसाब से रह रहे थे, अपने हिसाब से जो पसंद था खा रहे थे, ठीक है। जब इनका इन दूसरे लोगों से संपर्क बढ़ गया तो फिर उनके बीच में इनके संपर्क भी बढ़े, रिश्ते भी होने लग गए, आदान प्रदान, वस्तुएं भी आदान प्रदान करने लग गए। भाई इनके पास नहीं है तो, समझ में आई ना कुछ बातें। तो ये अब पहले तो व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे, वस्तु देकर वस्तु लेते थे, आदान प्रदान करते थे। भाई हमारे पास गेहूं का आटा, तुम्हारे पास मक्की का है तो तुम मक्की का देके गेहूं का ले जाओ, भाई अब भी चलता है। तो ये वस्तु का आदान प्रदान प्राचीन काल से चल रहा। जब पैसे नहीं थे तो हम तो ऐसे ही करते थे, वस्तुओं का आदान। तो ये चीजें पहले चल रही थी, आज भी चल रही है। तो ये धीरे धीरे जब बढ़ा, तब हमारा भारत जब था, जब इतना तरक्की नहीं कर रहा था। अब तरक्की इसलिए करने लग गया क्योंकि हमारा संपर्क विदेशों से बढ़ गया। अब जब विदेशों से बढ़ गया तो हम विदेशों से हम कम उपयोगी चीज को देकर अधिक उपयोगी लाते हैं, और जब अधिक उपयोगी लाते हैं तो कहीं की तरक्की होती है। अब देखो यहां पर हमने कंपनी लगाई, शहर में शहरीकरण हुआ, कंपनी लगाई, कंपनी में विदेशी लोग आए, विदेशी लोगों के लिए कॉलोनी बनी थी ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। जब हम इतिहास में पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर अंग्रेजों के रहने के लिए अलग मकान कॉलोनियां बनी थी, भारतीय लोगों के लिए अलग बनी थी। उसको लिए ब्लैक टाउन, व्हाइट टाउन नाम दिया था। अंग्रेज जो है ना, वो भारतीय लोगों को ब्लैक बहुत नफरत करते थे, काले बोलते थे, और वो थे गोरे, इसलिए उनके रहने के लिए अलग कॉलोनी बना रखी थी, जिसको सिविल लाइन्स या फिर व्हाइट टाउन कहते थे। ऐसे बने रखे थे, ठीक। अब ये लोग, अब इन्होंने इनके हिसाब से नगर बसाया। साथ ही साथ अब देखो, भारत में सुधार की अगर बात करते हैं ना, हम इन विचारों को पूरी तरह दोष नहीं दे सकते कि इन्होंने भारत को ही सब बर्बाद कर दिया। इन्होंने सुधार भी किया, इन्होंने ऐसा नहीं कि लूटा, हाँ इन्होंने अपने फायदे के लिए बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ किया, लेकिन इन्होंने सुधार भी करा। अब ये जैसे रहते थे ना अप टू डेट, कुछ लोग उनको देख देख के कॉपी करना इंडियन की वो तो खास बात है, अप टू डेट रहने लग गए उनके जैसे, धीरे धीरे उनकी जैसी भाषा बोलने लगी, क्योंकि इन्होंने कंपनी में काम दे दिया कुछ भारतीय लोगों को, इनके साथ रहने लग गए, तो धीरे धीरे उनकी कुछ लैंग्वेज भी सीख गए, उनके साथ बैठना उठना हो गया, उनकी तरफ शौक रखने लग गए। तो ये चीजें हुई, उसी समय से हो गई थी, अंग्रेजों के समय से हो गई थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि पहले तो शहरीकरण, शहर के बाद पूरे राष्ट्र एक होने लगा, ठीक है। मैं सीधा राष्ट्रीयकरण पे ले आया चैप्टर को, शहर बना, शहर के बाद अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें, पूरे राष्ट्र में चीजों का फैल जाना। अब ये भारत है और भारत की पहचान दुनिया में फैलने लग गई, पूरे दुनिया में संपर्क हुआ। तो उस यूं कह सकते हैं कि आज विश्व के हम किसी भी देश की बात कर रहे हैं, विश्व के किसी भी देश की बात कर ले, कोई भी देश दूर नहीं है। हमारा व्यापार विदेश के कई देशों से, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड सभी से होता है। उस जमाने में क्या ये पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि साधन नहीं थे। और साधन तो छोड़ो, हमें पता भी नहीं था कि दूसरा कोई देश भी है। तो आज दुनिया के सारे देशों से हमारा संपर्क जुड़ गया, समझ में आया? तो ये सब क्या हुआ, पूरा विश्व धीरे धीरे क्या हुआ, एक हो गया। तो ये पूरा विश्व एक हुआ, तो ये देश से पूरा वैश्वीकरण हुआ, पूरे विश्व का एक होना, पूरे विश्व का पारस्परिक जुड़ाव, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं भूमंडलीकरण। भूमंडल पूरा एक हो गया। आज दुनिया में कोई भी देश दूर नहीं है। पहले अमेरिका जाना पॉसिबल ही नहीं था, आज प्लेन से जाओ, दूर नहीं है। कोई भी देश, अमेरिका क्या कोई भी देश आज दूर नहीं है, हम जा सकते हैं। पहले पता ही नहीं था तो जाएंगे कहां से।
तो ये चीज आज एक हो गई। क्या ये एक हो गई, इससे कोई फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ। हर चीज के मैंने आपको बताया, जब भी कोई घटना घटित होती है उसके दोनों चीज होते हैं, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। तो हमें फायदा हुआ। आज मान लो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो हम विदेशों से ला रहे हैं। आज हम कंप्यूटरीकृत चीजें जो भी यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अमेरिका वगैरह से दूसरे देशों से ला रहे हैं। अगर हमारा इनसे संपर्क नहीं होता तो हम वैसे ही होते बिना। अगर आप आपकी जिंदगी में से नवीन चीजों को सबको हटा दो और फिर कल्पना करो अपनी जिंदगी के बारे में कैसी हो जाए। टोटल नवीन चीजें, टेलीविजन, टीवियां, मोबाइल फोन, इंटरनेट, नवीन वैरायटी के कपड़े, नवीन मेकअप के सामान, सब हटा दो। मेकअप तो ये काम हमारा है क्या? तो ये सब हटा के फिर एक जीवन की कल्पना करो, है ना? वही पैदल पैदल चलना, बैलों के पीछे जाना, फीलिंग वही भैंसे चराना, चारा काट के लाना, ये चीजें, सारी चीजें। ये भी पता नहीं है कि पास के गांव में क्या हो रहा है, अपने ही गांव में क्या हो रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति खेत पे गया, वो जब घर आएगा किसी दूसरे के मुंह से सुनेगा कि वो वहां से भग गई, फिर पता चलेगा, है ना? वो भी उसके पास जाएगा तब। अब तो भले खेत में बैठा स्टेटस डल ही जाता है, आज हुई खराब, पता चल जाता है। तो वो पहले नहीं चलता था ना। तो ये चीजें संभव हो गई। हाँ, अब सुनो, अरे बस बस, हमारा कोई यात्रा तो नहीं है ऐसा, चक्रों में नहीं पड़ना बेटा, तस्वीर लाल कर देंगे। तो ये चीजें आज बहुत सरल हो गई है और ये सरल होने का कारण है वैश्वीकरण का फायदा है। ये जो इतना भी फायदा हुआ है वर्तमान में दुनिया जिस स्पीड से चल रही है, इसका मूल कारण है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से क्या हुआ? वैश्वीकरण से लोगों का रहन सहन चेंज हो गया, वैश्वीकरण से लोगों का खान पान चेंज हो गया, वैश्वीकरण से लोगों का काम करने का तरीका चेंज हो गया, वैश्वीकरण से लोगों को रोजगार भी मिला, वैश्वीकरण से लोगों का रीति रिवाज, त्योहार, उत्पादन सब कुछ चेंज हुआ। ये सब चेंज जो हुआ ये वैश्वीकरण से। काश ये नहीं होता तो ये चीजें चेंज नहीं होती। हमें थोड़ी, आज मान लो व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश वालों के संपर्क में गया तभी तो इंग्लिश बोलने लगा, वरना हम इंग्लिश, हमें थोड़ी पता था कि दुनिया में जांच उंच भी करते हैं, नहीं पता था ना। हम तो हमारी भाषा है, पहले तो मैंने शुरू बताया है, एक कबीले के लोग दूसरे कबीले की भाषा नहीं जानते थे। अब हमें थोड़ी पता था, उनके पास गए, फिर उन्होंने अपने मुखारबिंद से कुछ उच्चारण करा होगा, तब हमने उनको देखा होगा 1-2 मिनट तक ये कर क्या रहा, ठीक है। फिर हमने भी उसका जवाब दिया ही दिया, हाँ वो करा ही होगा, तो तभी तो समझे होंगे भाई। वो पता नहीं कि अब चाइनीज आता है और आपके सामने कुछ बोलता है, हमें कहाँ समझना है, फिर हम भी अपनी भाषा में जवाब देंगे, आई ना भाषा में। ऐसा ही है, पहली बार तो ऐसे हुआ होगा। पहली बार क्या, तुम्हें खुद ही मान लो, तुम खुद अभी कहीं जाओ और तुम्हें मिल जाए कोई ऐसे देश का व्यक्ति जो तुमने पहली बार मिला हो और वो तुमसे बात करेगा, तुम क्या करोगे? कैसे करोगे? बात तो तुम खूब करोगे उससे, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी बात नहीं करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर उस बेचारे की वाट लगेगी ना, वो समझ नहीं पाएगा कि ये कर क्या रहा। अभी आप जैसे टूरिस्ट स्थान पे जाओगे ना, जैसे आप अजमेर गए, पुष्कर जी, दिल्ली गए, तो वहां पर ये विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं, और वहां पर पर्यटक आते हैं ना, तो ये पर्यटक बेचारे कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो अब आप अगर वहां पे ऐसे डोले खा रहे तो वो पूछ लेंगे, जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ा लिखा है, पूछ लेंगे। तो वहां पर ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो वो पूछते हैं ना, तो वो अपने देशी भाषा में अनसड़ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको मजे लेते हैं उनके, और उनको बेचारा समझ नहीं आता। फिर वो कोई गाइड करेंगे, उससे पूछेंगे, और कोई समझदार है तो वो बता भी देगा। लेकिन हमारे इंडिया में समझदार तो बहुत है, ओवर समझदार, ऐसा होता है अक्सर। तो वही चीजें, जो कम्युनिकेशन है, ये धीरे धीरे इसी वजह से चेंज हुआ। विश्व के संपर्क में आने से लोगों की भाषाएं बदल गई, पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, त्योहार बदल गए, क्रिसमस डे आ गया,
वैलेंटाइन डे आ गया, पता नहीं कितने डे। अभी तो कुछ टाइम पहले एक पकवाड़ा चला था, रोज डे आ रहा था, फ्रेंड डे, आज वो डे, पता नहीं यार इतने डे कहाँ से आए। तो ये इतने डे हमारे टाइम छोटे थे ना, नहीं थे। एक ही आता 15 अगस्त 26 जनवरी, 2 ही डे आते हैं, उसी में हम सज धज के तैयार होते हैं और ऐसे बाल जमाते, ठंडा तेल लगा के तूफान भी आ जाए ना, बाल इधर से तुम्हारे पता नहीं कौन से इतने डे कहाँ से आते हैं। ये चीजें हमारे टाइम में नहीं थी, अभी आई है ये। इसीलिए आज की और हमारी पढ़ाई में इतना अंतर है। शुक्र है कि हमारे टाइम पे मोबाइल ही था, तो इतने झंझट नहीं थे। जो चीजें आफत थी ना वो हमारे टाइम पे नहीं थी, होती तो हम भी इतने शरीफ नहीं थे। इतने शरीफ तो नहीं थे हम कि अगर बोलता हो हम यूज नहीं करते, ज्यादा करते तुमसे। पर शुक्र है कि हमारे टाइम पे नहीं थी, तो हम आज इस स्थिति में आ गए। तुम्हारे टाइम पर है, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसको यूज कैसे कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर, तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। उत्पादन की बात करें, क्या वैश्वीकरण हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन में प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे मान लो कि पहले भारत था और भारत की कोई कंपनी है, कोई वस्तु बना रही है। मान लो भारत की कंपनी ने एक वस्तु बनाई और इस वस्तु को 100 रुपए में बेच रही। भारत की वस्तु है, भारत की कंपनी है, 100 रुपए में बेच रही। लेकिन फिर धीरे धीरे वैश्वीकरण हुआ और एक कंपनी और यहाँ पर चाइना की आ गई, भारत में आ गई, और वो भी उसी टाइप की, उससे और अच्छी वस्तु 50 रुपए में बेच रही। समझ में आया? 50 रुपए में बेच रही, तो यहाँ पर फायदा किसको हुआ? ग्राहक को। भाई किसी को, आपको कोई चीज 100 रुपए में मिल रही थी और एक कंपटीशन वाला व्यक्ति वहां आया और वो उसको 50 में दे रहा, तो हम तो वो खरीदेंगे। ऐसा ही हुआ था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम पे, ये हुआ। भारत में पहले बुनकर हुआ करते थे बहुत ज्यादा, जो कपड़े बुनने का काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको तबाह कर दिया। उनके कपड़ों से बेटर टेरिकोट के चिकने चिकने कपड़े सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर दिए। तो उन्होंने भारतीय लोगों के कपड़े खरीदने ही बंद कर दिए, क्योंकि वो महंगे, हाथ से बनते तो महंगे, सफाई भी नहीं होती थी, इसलिए वो पूरी उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। तो ये कंपटीशन से नुकसान बता रहा हूँ, नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं कि फायदा ही फायदा हो, नुकसान भी होता है। तो यहाँ पर हम पहले फायदे की बात करते हैं। फायदे की बात करते हैं कि अगर जैसे मैं सपोज आप बात कर रहा हूँ, भारत का कोई एक मोबाइल लेते हैं, भारत का कोई खास मोबाइल है नहीं, पर ले लिया मैंने एलजी का मोबाइल। तो शुरू में ये मोबाइल की जो कीमत है ना, मल्टीमीडिया 1 लाख 1.5 लाख ऐसे थी। जब शुरू में आए थे ना मोबाइल मल्टीमीडिया, ये बहुत महंगे थे। अब ये मोबाइल 1 लाख रुपए का, अब कौन यूज करेगा? बहुत पैसे वाला यूज करेगा। हमें तो वो कीपैड मिल जाता तो उसमें खुश हो जाते, और उसमें भी बटाते घुंघरू घुंघरू शाम रंग घुंघरू, कोई गाने आते थे, उड़ा नहीं उड़ा वाले को। अब हमारे पास का मोबाइल, उसी दौरान 2007 के समथिंग चाइना की कंपनी ने भारत में मोबाइल लॉन्च कर दिए थे। अब चाइना की कंपनी ने मल्टीमीडिया फोन 15-16 हजार में लॉन्च करे। अब देखो 1 लाख का मोबाइल 15 हजार में मिल रहा, तो फिर बहुत सारों ने ले ली। इसकी तो मार्केट डाउन ही हो गया, इसको कौन खरीद रहा था? ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी कंपनी आ गई दक्षिण कोरिया की, या फिर दक्षिण अफ्रीका की आ गई कार्बन। इसमें भी स्पाइस और कार्बन के मोबाइल आ गए। इसने और कम दाम में 10-12 हजार में मोबाइल लॉन्च कर दिया। तो इसकी वजह से अब इसको भी क्या करना पड़ा? रेट, इसको मोबाइल तो बेचना पड़ेगा, कंपनी बंद करके बढ़ा तो नहीं सकता। तो फिर इसको बेचने के लिए इसने भी अपने मोबाइल को क्या कर दिया? लो कर दिया, कम रेट में कर दिया। ठीक है, इसने भी 15 हजार के बजाय 10 में मिला, इसने भी कम कर दिया। तो ये धीरे धीरे अगर ये कंपनियां बाहर से आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो वस्तुएं क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। तो वैश्वीकरण से वस्तुएं अच्छी भी बनने लगी और सस्ती भी बनने लगी। अच्छी कैसे? अच्छी ऐसे कि ये जो मोबाइल था
उस मोबाइल से बढ़िया इसने बनाया हुआ तभी इसको खरीदा होगा, और इससे तीसरी आई तो उससे और अच्छी बढ़िया बनाई होगी तब उसको खरीदा होगा। ऐसे लोग ग्राहक चेंज नहीं करते, ग्राहक चेंज करने में बहुत लंबी प्रोसेस होती है। समझ में आई ना? जैसे मान लो ये आपका एक चौराहा, कौन सा चौराहा? अपन चौमेला जाते हैं, चौमेला जाते हैं और बड़क से आगे चाइडा रोड एक चौराहा है ना। इस चौराहे पर मान लो कोई एक रामलाल नाम का व्यक्ति है और ये यहाँ पर दुकान लगाता है चाय की, समझना सब बोलते हैं, और इसके आसपास और कोई दुकान नहीं है, चाय की कोई दुकान नहीं। ये चाय बेचता है 10 रुपए में और चाय की क्वालिटी भी घटिया है, कोई ठीक ठाक नहीं। पर यहाँ पर कोई आसपास और दुकान नहीं है, 10 किलोमीटर इधर है, 10 किलोमीटर इधर दुकान नहीं है, लेकिन पास में कुछ ऐसे शासकीय कार्य लगे हुए हैं, कुछ एक छोटी मोटी कंपनी भी चलती है, छोटे काम चलते हैं, और ये सारे यहाँ पे वर्कर्स वगैरह रहते हैं, और एक स्कूल भी है, स्कूल के टीचर वगैरह भी रहते हैं, हॉस्पिटल के वो भी रहते हैं, एक खाना लगा हुआ उसमें भी सब है, और सब चाय है। हाँ, अब सुनो, सारे यहीं से चाय पिएंगे, ठीक है। अब रामलाल जी के तेवर भी तगड़े, क्योंकि अकेला विक्रेता है तो तेवर तगड़े। चाय पियो तो पियो, 10 रुपए की चाय, सब जगह चाय सप्लाई होती है, सब पीते हैं, सब रोज पीने वाले होते हैं। कभी कभी उनकी डायरिया भी चलती हो, डायरिया भी निकले उधार, रोज छोड़ देंगे से महीने का हिसाब कर देंगे। अब सब अधिकारी है, सब कर्मचारी लोग, बहुत दिन तक इनका अच्छा चला, और इनकी चाय इतनी अच्छी चलने लगी कि पास के गांव के एक व्यक्ति ने देखा कि यार रामलाल जी चंगे चल रहे हैं, तो उन्होंने इस साइड आके एक दुकान उन्होंने खोली रामलाल जी ने। तो रामलाल जी का भाई ये श्यामलाल, तो श्यामलाल जी ने एक दुकान यहाँ खोल ली। अब खोल ली तो इनके यहाँ पर ग्राहक नहीं जाएंगे शुरू, क्योंकि इनकी रामलाल जी को सब जानते, राम भाई है ना, सब पहचान है, राम भाई क्यों जाएंगे, पहचान पुरानी पहचान थोड़ी तोड़ सकता है इंसान। अब श्यामलाल जी को अपनी चाय बेचना है, ये क्या करेंगे, चाय इनसे अच्छी बनाएंगे और रेट 8 रुपए कर दिए, बाहर बोर्ड लगा दे 8 रुपए चाय, सुपर चाय, चाय पैसे वापस। अब ये थोड़े बहुत, ये कभी थोड़ा बहुत भी तन करेंगे ना, नहीं पीने दे रहे चाय, वहां चले जाएंगे, तो धीरे धीरे मतलब ये ग्राहक 50-50 होने लग जाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे कम ही हो जाएंगे क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं, 8 रुपए लग रहे हैं वहां पे, और चाय भी इनसे अच्छी बनाने लग गया श्यामलाल। इसके यहाँ चाय इसके यहाँ अच्छी बनने लगी, तो अब धीरे धीरे इनके यहाँ कोई नहीं आने लगा, तो इन्होंने भी रेट घटा के 8 रुपए कर लिए और चाय इनके जैसी कर ली, अब 50-50 ग्राहक हो गए, ठीक है। पर चाय तो बहुत फेमस हो गई चौराहे की, तो एक खेरखेड़ा का व्यक्ति आया और उसने दुकान और यहाँ फंसा दी। अब इसने दुकान एक और लगा ली। अब ये मान लो इसका नाम कचरू लाले। अब कचरू की चाय कोई नहीं पे, दोनों ने कब्जा कर रखा, तो कचरू ने क्या करा, भारी ऊपर 5 रुपए कट चाय, सुपर चाय 5 रुपए, ठीक है। तो कचरू लाल ने 5 रुपए चाय करी, सबको पता चल गया 5 रुपए में कचरू लाल चाय, तो सब धीरे धीरे ग्राहक इधर आने लगे, ये दोनों देखने लगे, अरे यार सब आ ही नहीं रहे मेरे पास, तो फिर इन्होंने भी अपनी रेट घटाई, फिर इन्होंने तो यहाँ 2 चीजें हो रही, एक तो वस्तु की क्वालिटी चेंज हो रही, जो रद्दी चाय थी ना वो सुपर चाय पे आ गई, जो 10 रुपए की थी वो 5 रुपए पे, समझ में आई ना। तो ये चीजें ऐसा ही वैश्वीकरण के दौरान हुआ, जब बहुत सारी कंपनियां आने लग गई, तो एक तो कुल उत्पादन बढ़ने लगा, जैसे यहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ रहा, 3 जने चाय बना रहे, धनाधन चाय ज्यादा बन रही, दूसरा अच्छी वस्तुएं बनने लग गई, तीसरा सस्ती वस्तु बनने लग गई। तो ये मैंने केवल चाय का उदाहरण दिया, ये भारत की प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है नियम, मोबाइल पे जो भी वस्तु है सब पे, क्योंकि कंपनी आई उनकी प्रतियोगिता करने के लिए, तो उन प्रतियोगिता के लिए उनको अच्छी वस्तु बनानी पड़ी, उस जो पहले की वस्तु थी उससे बढ़िया, क्योंकि वो तो विदेशी है, पहले तो हम अपनी वस्तु खरीदेंगे भारतीय, और विदेशी वस्तु आसानी से तो विश्वास नहीं करेंगे, है ना। तो विश्वास नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम वही होती है। तो विश्वास दिलाने के लिए फिर उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे, एड जारी करे थे उन्होंने, एडवर्टाइज जारी करे थे, उस पर देवी देवताओं के फोटो लगाए थे, हीरो हीरोइन के फोटो लगाए थे, ऐसे चीजें जारी करे थे उन्होंने, लेबल लगाना, कैलेंडर जारी करना, ये सब उन्होंने करे थे। तो ये सब वैश्वीकरण के दौरान हुआ है, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण से भारत में बहुत ज्यादा, हम ये तो पड़ा उद्योग पर,
उद्योग पर क्या हुआ, अच्छी वस्तु बनने लग गई, सस्ती वस्तु बनने लग गई और उत्पादन में वृद्धि हुई। हम बात करते हैं कृषि पर। कृषि में पहले यही चीजें थी, कृषि में तो पूछो ही मत, घंटा ढाल रहा। कृषि में लोग वही परंपरागत तरीके से बैलों से खेती करते थे। अब बैलों से कितनी खेती होती है भाई, किसी के पास 2 बैल है तो वो कितनी जमीन हाँक लेगा, 1 बीघा 2 बीघा, ठीक है। तो वैश्वीकरण के दौरान ज्यादातर नवीनीकरण हुआ, नवीन टेक्नोलॉजी के साधन भारत में आए, मशीनें भारत में आई, तो जिससे खेती में भी बहुत सुधार हुआ। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे नवीन दवाइयों का उपयोग, नवीन खाद का उपयोग, नवीन कृषि उपकरण का प्रयोग करने लग गए, तो जिससे खेती अपार होने लगी। इससे पहले यहाँ खाने की समस्या पड़ती है हमारे भारत में, जनसंख्या तो बहुत है, आज की नहीं है, काफी टाइम की है। राजा महाराजा को आधी से ज्यादा बर्बादी वरना तो और ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बंधु मर गए पहले युद्ध लड़ करके, तो हमारा परिवार इतना छोटा नहीं है, बहुत खाते पीते करते हैं। तो आज की बड़ी हुई नहीं है, बहुत पहले की है, पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो खाने की बड़ी समस्या होती है। 1960 मैंने कहा था कि भाई पहले जो दशक पड़ा था एक अकाल जिसमें कई लोग मर गए थे, घर में पड़े पड़े सूख गए थे, है ना। तो ये स्थिति हुई थी 1960 में पड़ा था। उस समय हरित क्रांति नहीं होती, तो हरित क्रांति की वजह से बहुत सारी स्थिति सुलझ गई, वरना उस समय भी लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, ये स्थिति। और अभी भी आप सोचो, अभी भी अगर पानी नहीं गिरे 5-7 साल तो क्या हाल हो इंडिया का, इतनी पॉपुलेशन है, खाए क्या, क्या खाए। ये जो लोग जानवर खाते हैं, ये क्यों खाते हैं, ये तब से खा रहे हैं। ये जो जिंदे है ना, उस समय जब अकाल के दौर में सबने खाए थे, तब जिंदे हैं, उनके परदादा ने खाए होंगे, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो जिस समय खाने की समस्या थी तो सबने, जिनने जानवर खाए थे वो बच गए, जिनने नहीं खाए वो मर गए, अटल रहा, मर गए। जिसने खाए थे वो जिंदे हैं, तब से जानवर खाने की प्रथा चली। इसके बहुत सारे रीजन हैं, इस पर हम क्या करें, पर कहने का मतलब ये था कि अकाल में खाने की बड़ी समस्या थी, खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, फसल इतनी नहीं होती, मानसून पर ही निर्भर था। मानसून बरसा तो खेती हो गई, नहीं बरसा तो नहीं हुई। अब मानसून का ऐसा था कि ये बरसता ना तो इतना बरस मेरे इंद्र राजा निपटा देता सबको, इतना ज्यादा बारिश होती। और बारिश में फसलें, हमारी बात करें अपने ज्वार बाजरा, ज्वार बोते थे लोग, बाजरा बोते थे, ठीक है। तो वो ज्वार अभी तो खेतों में लंबी होती रहती, तो बहुत लेट आती वो और बहुत कम होती, उसी से पूरा जीवन चलाना, मतलब पूरा साल का खर्चा चलाना ज्यादा नहीं होता। तभी तो कहते ना, लोगों के पास कई जमीनें थी, वो जमीनें की जो उनको लगान देनी पड़ती थी, तो वो लगान साहूकारों को दे नहीं पाते थे, तो वो साहूकार उनकी जमीन हड़प लेते थे, सारी जमीन हड़प लेते थे। तभी तो बस ये गरीबी, अमीरी गरीबी की जो आया है वहीं से शुरू है। जमीन तो बहुत थी पर उनका समतलीकरण नहीं हो रहा था, लोगों ने हड़प ली थी, यूं ही रख लेते वो उस लगान के बदले। लगान इतनी ज्यादा नहीं होती थी, कम ही होती थी, पर वो दे नहीं पाते थे, होती ही नहीं थी फसल, तो कहां से देते, उस कंडीशन में वो जमीन रख लेते साहूकार लोग, तो वो चीजें होती थी। तो ये चीजें, टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी आई तो कृषि में बहुत ज्यादा सुधार हो गया। आज तो इतना उत्पादन है कि हम, इंडिया खाता तो ठीक है, पर दुनिया में बांटता है, दुनिया को अनाज बांटते हैं, जिसको चाहिए ले जाओ उसे, बस पैसे दे दो फ्री में थोड़ी देते। तो कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया को आज देने के लिए सबल है, उस समय नहीं थे। और इसका मूल कारण हमें पता चला कि भाई वहां पर ऐसे टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, तो हम विदेशों से ये चीजों को लाने लगे। अब पता है मोदी जी कल शेर लेके आए, हाँ सर, चीते है ना, 8 चीते लेके आए अफ्रीका से। तो हाँ क्या, हाँ उनके बर्थडे पर कोई ना, मध्य प्रदेश का वो अभ्यारण्य है, वहां पे उनको रखा गया है। अब सुनो, कृषि में भी सुधार हुआ और उद्योगों में भी हुआ। इसके अलावा हम सांस्कृतिक सुधार की बात करें, सांस्कृतिक परिवर्तन, तो सांस्कृतिक में सब आ जाएगा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब आ जाएगा। रहन सहन बदल गया, लोगों का रहना का तरीका, खान पान बदला। जैसे पहले लोग खाना क्या खाते, आज विदेशी होटलों में जाकर विदेशी चीजें मांगते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह, जो ये चीजें हैं, ये हमारा इंडियन खाना थोड़ी ना है, नहीं है ना।
तो ये सब कहाँ से आया, उन लोगों को देख देख। और ये चीजें इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, ये महंगी बहुत होती है। पर ये है ना, जो ओवर एक्टिंग करते हैं ना लोग, जो दिखावा करते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति जिसको कहते हैं, वो इनका शो ऑफ करते हैं कि हमने पिज्जा खाया। बाकी पिज्जा और मक्के की रोटी में कोई फर्क नहीं है। आप मक्के की रोटी खा लो तरफ हो जाओ, पिज्जा खा लो बीमार हो जाओ। ये स्थिति है, अच्छी चीजें नहीं है। कभी तुमने सोचा होगा कि ये स्टार लोग हैं या बड़े बड़े लोग ये पिज्जा वगैरह खाते होंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, नहीं। आप खाओगे ना, यकीन एक बार खाओगे तो आप कहोगे तू ये तेरी जिंदगी पे ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं होता। ये सारी चीजें केवल दिखावा करने के लिए है और कुछ नहीं है। और एक बार मेरे साथ घटना घटी, जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज टाइम पे, भूख लग रही थी, तबीयत थी, मैं जब कॉलेज में था उज्जैन, मैंने सोचा हम 5-6 जने थे कि यार आज कुछ मतलब खाना नहीं बनाए, पाव भाजी खा के आते हैं। पहली बार मैंने पाव भाजी खाई थी, ठीक है, वो पहली बार आखिरी बार हुई थी। तो नाम बड़ा सुना ना, पाव भाजी वहां पर ठेले लगते, बहुत भीड़ लगती है साहब। गए जैसे तैसे धक्का मुक्की करके पाव भाजी ली हमने, एक दोने में पाव दिया, एक तो कुछ कचौरी टाइप, उसमें कुछ डाल दिया उसने, हरी बड़ी चटनी, बस वही पाव भाजी। मैं देखते रही, ये पाव भाजी मैं समझा कुछ होगा, देगा ही सही, रोटी वोटी कुछ तो देगा। पाव भाजी वही खाया, और उसको मैंने एक निवाला लिया कसम से, और फिर फेंकना पड़ा, इतना घटिया लगा। और वो 5-6 जनों को मैं लेके गया था, एक के 45 रुपए लगे, मतलब सबके पैसे मेरे को अलग देने पड़े, और फिर भूखे सोना पड़ा। इतनी घटिया लगी वो, कुछ नहीं, इतनी गंदी लगती है वो, बस नाम है पाव भाजी, उसके लिए भीड़ लग रही वहां पे, कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें, ये सब हमारे कल्चर नहीं है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक बदलाव भी हुआ है। तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण का प्रभाव है। अब हम बात करते हैं क्या वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। तो इसके 2 प्रभाव है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ये तो अच्छे प्रभाव हो गए। अब मुझे ये बताना कि इसका बुरा क्या पड़ा, नेगेटिव क्या पड़ा। नेगेटिव एक ये पड़ा कि हम बात कर रहे हैं हमारी संस्कृति की, तो हमारी संस्कृति दुनिया की अनूठी सुंदर सबसे अच्छी संस्कृति मानी जाती है, और है भी सही। इसका तहस नहस कर दिया, समझ में ना। जहां पर जो चीजें थी उन चीजों का सिस्टम बदल के इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया नवीन संस्कृतियों की वजह से। जो हमारा बड़ों के प्रति आदर संस्कार जो पहले था और आज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना, तो ये संस्कृति तहस नहस हो गई। दूसरा, ये वैश्वीकरण हुआ तो इसने संसाधनों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इससे हमारे देश के संसाधन ज्यादा खराब हुए। नवीन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से विदेशी कंपनियां आई, तो कंपनियां तो अपने फायदे के लिए आई, लेकिन उन कंपनियों ने यहाँ पर आकर जो प्रदूषण फैलाया और हमारे संसाधनों की वाट लगाई, हमारा पानी खराब करा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण करा, तो ये तो हमारे नुकसान हुआ।